में पत्र लिखा, स्टेट गवर्नमेंट को लिखा, सभी मिनिस्ट्रियों को लिखा, एनडीआरएफ को लिखा, मिनिस्टर होम अफेयर को लिखा। दुर्भाग्य से कोई रिप्लाई नहीं आया है। हमने राष्ट्रपति को भी और सुप्रीम कोर्ट को और एनजीटी को भी उससे पहले पत्र लिखे हैं। देयर इज नो रिप्लाई। आई एम सॉरी। आपने बननी चाहिए। फोरलैंड ने हमारे लिए बहुत डिजास्टर और अवैज्ञानिक तरीके से इन्होंने निर्माण किया। इनको स्किल ही नहीं है, जो इन्होंने खुद माना है अपने आप में एनएचआई ने, कि हमको अनुभव ही नहीं था। और इन्होंने वर्टिकल पहाड़ काटे 10-20 मीटर, वो पूरा का पूरा इलाका स्लाइड जोन बन गया। परमानेंट समस्या हो गई हमारे लिए। हमें चौड़ी रोड नहीं बनानी है हिमालय में, हमको 5 मीटर से ज्यादा रोड नहीं बनानी चाहिए। बहुत सारी रोडें बनाइए, लीकेज करिए ऊपर नीचे, पर ज्यादा बड़ी रोडें ना बनाइए और अल्टरनेट ट्रांसपोर्ट के सिस्टम को खोजिए। ये डेवलपमेंट सड़क नहीं है चौड़ी, डेवलपमेंट है सबको डेवलपमेंट का हिस्सा मिले। डेवलपमेंट है पर्यावरण मित्र हो, सस्टेनेबल हो। डेवलपमेंट रुकने का जो आप जिस ढंग से जो सरकार सोचती है वो सोचती है इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट। डेवलपमेंट है एक डेवलपमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट, ह्यूमन इंडेक्स डेवलपमेंट इंडेक्स जानते ना, एक वो डेवलपमेंट है। दूसरा है इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट। उसके पीछे इंडस्ट्री के कमर्शियल हित होते हैं। वो एक खतरनाक नेक्सस भी बन गया है, पॉलिटिशियन, ठेकेदार, इंडस्ट्री, और वो प्रॉफिट कमाने का एक धंधा बन गया है। वी थिंक दैट हिमालय डज नॉट नीड दैट मॉडल ऑफ डेवलपमेंट। तो ये कहना है कि ये ठीक बात आपने नहीं कही है। हम कह रहे हैं कि आप इसको राष्ट्रीय आपदा घोषित करिए। ये तरसा क्यों रहे, टुकड़े टुकड़े में थोड़ा थोड़ा पैसा दे रहे। कभी बोल रहे 200 करोड़ देंगे, कभी 400 करोड़ देंगे, कभी 500 करोड़ देंगे, कभी बोल रहे इतना देंगे। देखिए, अगर आप इसको राष्ट्रीय आपदा घोषित करते हैं तो टोटल लाइबिलिटीज जो है रिकवरी की, वो भारत सरकार के एनडीआरएफ फंड से होती है रिकवर। तो ये जो पॉलिटिक्स है, जयराम जी को बार बार कहना चाहूंगा, प्लीज डोंट डू दिस। ये हमारे समाज और देश की प्रदेश की जनता का सर्वाइवल का सवाल है, बड़ी तकलीफ में है। ये राजनीतिक खेल मत खेलिए। ये लोग समझ रहे हैं आगे भी चुनाव आने वाले हैं। और दूसरे सामाजिक संगठन जो अलग अलग हिमाचल प्रदेश में है, वो आपके यहाँ इसलिए आए कि हम लोग पिछले 2 महीने से इस आई आपदा, हिमाचल प्रदेश में बारिश से जो आपदा आई है उसका अध्ययन कर रहे थे और सब जगह लोगों की मदद में शामिल थे। हमने पाया कि इसमें बहुत से ऐसे कारक हैं जो मानव जनित हैं और जिन कारणों से यह आपदा जो है बहुत ज़्यादा व्यापक पैमाने पर फैली। और उसमें निश्चित तौर पर 4 लेन का निर्माण एक बहुत बड़ा कारण बना। और हाइडल प्रोजेक्ट के जो निर्माण है और उनका हाइडल प्रोजेक्ट का जो प्रबंधन है, जो बहुत गलत तरीके से हुआ, उसमें डैम सेफ्टी एक्ट के नॉर्म्स को फॉलो नहीं किया गया और सीडब्ल्यूसी के कोई प्रोविज़न नहीं माने गए, उसके वायलेशंस हुई, जिस वजह से बहुत नुकसान हुए। हमने ये भी देखा कि रूरल रोड्स जो अभी कंस्ट्रक्ट हुई हैं, उनका ना प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम, ना क्रॉस ड्रेनेज सिस्टम था, ना उसके पीछे उसके नीचे जो है उसका क्या ट्रीटमेंट किया गया चेक डैम लगा करके। तो सारे खेतों को और घरों को नुकसान बहुत जगह हुआ। ये सब हमारे सामने हुआ है। ये कारण हमने जो अभी 2 महीने में अध्ययन किया, जिसमें बहुत सारे साइंटिस्ट थे, बहुत सारे एक्टिविस्ट थे, उसमें ये पाया गया कि ये मुख्यतः कारण रहे हैं। और इसके लिए अब ज़रूरी है कि नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ है, 12,000 करोड़ से ज़्यादा बहुत जाने गई हैं। तो ज़रूरी है कि भारत सरकार इसको राष्ट्रीय आपदा घोषित करे, एनडीआरएफ के सारे फंड से पूरी रिकवरी हो इस पूरे लॉस की। और हम ये भी कहना चाहेंगे, जिन लोगों के घर और खेती चले गई है, तबाह हो गई है, खेती करने लायक कुछ जगह नहीं रह गई है, उनको फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट में एग्जम्पशन के लिए स्टेट गवर्नमेंट को अप्लाई करना चाहिए और उनको स्टेबल जगह पर जो है जंगलात की जगह में जो है घर और खेती के लिए और बगीचे के लिए जगह अलॉट की जानी चाहिए। हम ये भी कहना चाहेंगे कि गवर्नमेंट को जो नई पॉलिसियां विकास की बनानी है, उसमें हिमालय में कैसे निर्माण हो, क्योंकि पाया गया कि ये जो निर्माण इंड्यूस्ड पॉलिसीज फ्रेमवर्क है, ये सबसे बड़ा कारक रहा है इस बार। तो इसलिए ऐसा निर्माण हो जो छोटा हो और पर्यावरण मित्र हो और उसका अध्ययन वैज्ञानिक तरीके से पूरे हिमाचल प्रदेश का होना चाहिए। कहाँ पर बस्ती हो, कहाँ पर खेती हो, कहाँ पर कोई दूसरी चीज़ें हों, पूरा जियोलॉजिकल और जियोमॉर्फोलॉजिकल जो है वो पॉलिसी अध्ययन हो। उसके बाद पॉलिसी फ्रेमवर्क बने। जनता से भी कंसल्टेशन बहुत ज़रूरी है। कोई भी अब आज डिजास्टर को के संदर्भ में और उसके रोकने के संदर्भ में
जो भी काम होगा उसको केरला की तरह जनता के साथ तालमेल करके बातचीत करके बनाना चाहिए, जिसे को शेयरिंग ऑफ नॉलेज, जिसे हम बार बार कह रहे हैं, जनता का ज्ञान, वैज्ञानिक का ज्ञान, सरकार का ज्ञान, उन सबको जोड़ करके नीति बननी चाहिए। धन्यवाद। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आने का आभार। आज हम जो चर्चा कर रहे हैं साइमल्टेनियसली 2 बजे शायद हिमाचल विधानसभा में इस पर चर्चा शुरू हो रही है और फुल डे चर्चा आज वहाँ होगी, शायद कल तक एक्सटेंड होगी, जो मुझे बताया गया। हम लोग ये जो हिमाचल प्रदेश में जुलाई और अगस्त के महीने में घटा भारी बारिश, जिसका एक कारण कहा गया, उस पर लगातार हम पिछले 2 महीने से सब इलाकों में जा रहे थे, अध्ययन कर रहे थे हमारे साथी, और आप पत्रकार साथी भी बहुत सारी सूचनाएं शेयर कर रहे थे। गांव के छोटे छोटे यूट्यूबर्स और वीडियोस अपने बना के लोकल लोग भी सारी सूचनाएं लगातार आ रही थी। इन सूचनाओं को भी हम लगातार कंपाइल कर रहे थे और साथ में इसी दौरान देश भर के एक्टिविस्ट, साइंटिस्ट, एनवायरमेंटल साइंटिस्ट, अर्थ साइंटिस्ट और बहुत से दूसरे साथियों का एक समूह बना, क्राइसिस ग्रुप। उस ग्रुप के थ्रू हमने ये सब कंपाइलेशन भी किया और अंत में 2 दिन के वेबिनार हुए, जिसमें बड़े बड़े वैज्ञानिक देश के जो पहाड़ विशेषज्ञ हैं वो शामिल हुए, जिसमें रवि चोपड़ा जी थे, ये प्रेस स्टेटमेंट उनका नाम है, रवि चोपड़ा जी थे, और नवीन जवाल थे, और ये जो आपके हमारे एनवायरनमेंट सेक्रेटरी पहले रहे हैं, क्या नाम, अभय शुक्ला जी थे, श्रीधर रमामूर्ति थे, ओपी बोरेटा, बहुत सारे इस तरह के जो इस फील्ड के एक्सपर्ट हैं वो सब शामिल हुए। उसके बाद हम सब इन चर्चाओं को कंपाइल करके एक प्रिलिमिनरी एक रिपोर्ट हमने बनाई और ये रिपोर्ट हमने कल मंडी में भी, फिर हिमाचल सरकार को, आज यहाँ भी हम जारी कर रहे हैं मीडिया को भी, कि ये हुआ क्या, असल में ये क्या परिस्थिति बनी। हम पहले दिन से ही देख रहे थे 10 तारीख को जुलाई में, तो दिख रहा था कि 4 लेन टूट रहा है हमारा मनाली का। हम वहीं देख रहे थे हाइडल प्रोजेक्ट की वजह से सेंज का बाज़ार उड़ गया था हमारा उस दिन, तो आउट का पुल उड़ गया था, पंडो का पुल उड़ गया था। तो अब उसके बाद फील्ड विजिट तुरंत में गया, खुद मैं भी गया, मैं खुद गया, बहुत बुरी हालत थी। उसके बाद हमने महसूस किया कि ये आपदा पानी से नहीं हुई, सिर्फ बाढ़ से नहीं हुई, ये मानव जनित है। उसकी वजह थी 4 लेन का निर्माण हमारे इलाके में तो पहला था। अरे यहाँ तक अभी जो गवर्नमेंट ने बाद में फाइंडिंग दी है, उसमें तो खुद गवर्नमेंट ने ही माना है कि वो 6 मीटर नदी के अंदर घुस गए 4 लेन वाले, तो सारा इंक्रोच किया। अब कुल्लू से आगे मनाली तक जगह, रास्ता, सड़क ही नहीं है, आलू ग्राउंड गायब है। आप लोग गए होंगे, आप लोग गए नहीं। हालत बहुत भयानक थी जब वो हुआ था। और सेंज का मार्केट, इतना बड़ा मार्केट टोटल गायब था। तो हमने उस दिन कहा भाई ये तो भाई मानव जनित घटना नहीं है, ये डिज़ास्टर क्रिएट किया हमारे डेवलपमेंट, सो कॉल्ड कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट, जिसके पीछे क्या कारण है, जिसके पीछे बड़ा बड़ा पैसा, बड़ा बड़ा रिश्वत, बड़ा बड़ा मुनाफा, ये आइडिया होता है। ये जो डेवलपमेंट का ये मॉडल लेके आए, इसने हमको ख़राब किया। जब ये हमने सारी स्टडी कंपाइल की, उसमें भी ये सब साइंटिस्टों ने यही कहा कि देखिए हिमालय नया पहाड़ है, कच्चा पहाड़ है, माउंटेन इन फॉर्मेशन है, तो ये फ्राजाइल होने की वजह से इस तरह का विकास नहीं कर सकते आप। यू कैन नॉट कंपेयर डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश विद चाइना और तिब्बत, बिकॉज दैट इज ए स्टेबल प्लेटो, वेयर एज हिमालय, इंडियन हिमालय इज ग्रोइंग, स्टिल ग्रोइंग, अब बढ़ रहा है ना, बड़ा हो रहा है, अभी एक कच्चा पहाड़ है। तो वो जो कंपटीशन था, वो कंपटीशन अनसाइंटिफिक है और हमारे लिए खतरनाक होगा। ये सारी बात चर्चा में आई। हम आज भी कह रहे हैं, NHI ने तो अब खुद मान लिया, अब तो हमको कहने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि हमको पहाड़ में
4 लेन बनाने का अनुभव ही नहीं था। दे एक्सेप्टेड इट, खुद ही एक्सेप्ट कर लिया। अब तो ये पूरा आप लोग को मैं इसलिए कहना चाहता हूँ, धर्मशाला में हम आए हैं आज। अभी आपका 2 4 लेन जा रहे हैं यहाँ से, पठानकोट मंडी, मटौर शिमला। मटौर शिमला का 4 लेन का देखिए जरा लेआउट प्लान का है, ज़रा आप पत्रकार पूछ लीजिएगा। हम तो थक गए RTI लगा के भी, कहीं कोई बता नहीं रहा है हमको कहाँ से बननी, कैसे बननी है, कहाँ जा रही है, क्या हो रहा है, और एक्विजिशन हो रही है। ऐसा ही इन्होंने कीर्तपुर से मनाली तक किया। इन्होंने लेआउट प्लान कहीं है, पोजेशन कहीं है, सड़क कहीं है, पेड़ किसके काटे। अब हाई कोर्ट में जवाब ही नहीं दे पा रहे हैं। ये जो केस हमारा चला है कि भाई कितने पेड़ कटे, गिनती कोई नहीं है। ये दे आर नाउ क्रिएटिंग डिजास्टर टू कांगड़ा नाउ, आई एम टेलिंग यू टू कांगड़ा पीपल। ये जो 2 4 लेन जा रहे हैं कांगड़ा की तबाही का कारण बनने, हम तो तबाह हो गए। परमानेंट स्लाइड जोन बन गया मंडी से पुंडो, हमेशा के लिए प्रॉब्लम होगी हमारे लिए। शिमला कालका और सोलन और परमाणु के बीच का इलाका, उनके लिए हमेशा के लिए समस्या होगी, कई साल लगने इसको। और अब आपके इलाके में भी ये होने जा रहा है। कृपया इस पर पत्रकारों से ज़रूर कहूँगा कि जानकारियाँ इकट्ठे करें। हमने RTI डाली, कोई रिप्लाई नहीं आ रहा ढंग का। हाई कोर्ट में केसेस है, कोई रिप्लाई ढंग के फाइल नहीं हो रहे हैं। ये समस्याएं हमारे सामने हैं। ये 4 लेन का मसला। फिर हाइडल प्रोजेक्ट का मसला। हाइडल प्रोजेक्ट सीरीज़ में बनाए गए। उस घाटी में तो 6-7 बड़े हाइडल प्रोजेक्ट हैं। एक प्रोजेक्ट सेंज वाले ने पानी छोड़ा, आगे से दूसरा जो है NHP का प्रोजेक्ट पार्वती फेज़ 2 का डैम खोल दिया। सेंज बाजार 5 मिनट में गायब, पूरा मार्केट। सेम हैपेंड, लारजी का डैम खोला, पुंडोक का डैम खोल दिया, पुंडोक का बाजार में 9 फुट पानी 5 मिनट में आ गया। पुंडोक इतना पुराना 135 साल पुराना ब्रिज उड़ गया। ये कहीं भी हो सकता है। अभी देखिए, अभी गवर्नमेंट ने 20 तारीख को इनकी मीटिंग हुई, ये डिजास्टर स्टेट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की। उसमें इनकी जो है क्या है वो SEC की मीटिंग, स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग में क्या कहा कि ये 23 डैम जो हैं इन्होंने पानी अनियंत्रित छोड़ा। ये माना सरकार की रिपोर्ट में, उस कमेटी में। परंतु मैं फिर कहना चाहता हूँ अभी इसी बात को, आज सरकार के लोग भी वहाँ भी चर्चा कर रहे हैं विधानसभा में, परंतु आपने 4 लेन का उस डिस्कशन में नाम क्यों नहीं लिया मेरे भाई? उस रिपोर्ट में 20 तारीख का SEC का रिपोर्ट जो इनका है उसमें 4 लेन का नाम नहीं है। फिर सोल्यूशंस क्या दे रहे हैं? आज ही मैं उस रिपोर्ट का पढ़ रहा था। वो सोल्यूशन दे रहे हैं कि हम कोई TCP बनाएंगे, गांव के अंदर में भी घर निर्माण के नियम बनाएंगे, उधर बनाएंगे, नक्शे पास करना। TCP इज़ ए वेरी गुड लॉ, बट TCP डिपार्टमेंट इज़ ए वेरी नॉनसेंस करप्ट डिपार्टमेंट। आई एम सेइंग वेरी ओपनली। ये पैसा लेते हैं, कुछ करते नहीं हैं। आप लोगों को सबको अनुभव है। यहाँ धर्मशाला में भी तो TCP लगता है। TCP वाले क्या करते हैं? फीस ही लेते हैं और तो कुछ करते नहीं है। यही पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का हाल है। बोलना चाहिए हमें। आज पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड वाले क्या करते हैं? साल का पैसा लेते हैं होटल वालों से और किसी भी कारोबारी से, करते हैं कुछ? भाई ये क्यों नहीं सोचना चाहिए था? मैं उस स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी से भी कहूँगा, और अब जब उनसे बात भी होगी शिमला में, कि भाई पहली बात, को शेयरिंग ऑफ नॉलेज जब तक नहीं होगा हम समाधान नहीं दे सकते। को शेयरिंग ऑफ नॉलेज मतलब आप वैज्ञानिक एडमिनिस्ट्रेटिव लॉज लाइए, परंतु लोगों के साथ उस ज्ञान को बांटिए। लोगों के ज्ञान को, जो गांव के लोग वहाँ रह रहे सदियों से, उनका ज्ञान भी उसमें समावित करिए, उनको शामिल करिए। को शेयरिंग ऑफ नॉलेज ये डिज़ास्टर रोकने का सबसे बड़ा तरीका है। तब लोग जुड़ेंगे ना आपसे डिज़ास्टर रोकने के लिए भी, उनको भी पता लगेगा कि इससे ऐसा नुकसान होता है। पुराने ज़माने में ऐसे घर बनाते थे, अभी घर जो गए हैं ना, आप लोगों को मालूम होना चाहिए, आज 2, 2,500, 3,000 घर गए और 10,000 के करीब डैमेज हो गए। कौन घर गए आप देखिए ज़रा, आप लोग भी देख रहे हैं अपने आसपास। पुरानी बस्तियाँ कोई नहीं गई। मेरा अनुभव यह है, मैं सब जगह बहुत जगह जा चुका। जो पुराने सेटलमेंट लोगों के थे बढ़िया थे, वो जानते थे पांडोल क्या होता है, वाटरशेड क्या होता है, वो समझते थे। आज कहीं भी 2 विश्व घर जगह मिल गई, वहाँ सीमेंट का RCC पिलर लगा के घर खड़ा कर रहे। क्या RCC पिलर का घर पक्का होता है? ऐसे भुर भरा करके ढह गए। अभी आपने देखे होंगे वो कैसे ढहे। हम कह रहे हैं लैंड को पहले समझिए, ज़मीन को, वो कैसी जगह है।
उसका अध्ययन होना चाहिए। अब ये कह रहे हैं कि अब ये इसी में कहा चर्चा में, देखो अब मुझे दुख है कि इन्होंने फिर से बात की कि हम पूरे स्टेट के लिए एक नियम बनाएंगे घर निर्माण का। नहीं हो सकता। हम 6 एग्रो क्लाइमेटिक 5-6 एग्रो क्लाइमेटिक जोन में रहते हैं हिमाचल वाले। कुछ प्लेन है, कुछ पहाड़ है, कुछ बहुत एल्पाइन है। अलग अलग जगह के लिए अलग अलग साइट स्पेसिफिक प्रोविजंस होने चाहिए कंस्ट्रक्शन के। यू कैन नॉट इम्पोज कि सब जगह 2.5 मंजिल होगा या सब जगह 5 मंजिल होगा, सब जगह 1 मंजिल होगा। इट शुड बी साइट स्पेसिफिक। ये जोड़ना चाहिए जब ये लॉ और रूल्स फ्रेम कर रहे हैं इस कमेटी को, ये बातें जोड़नी चाहिए अगले भविष्य के अगर डिजास्टर को रोकना है। मैं और जो चर्चाएं इसमें आई, फिर जो हमारे साथियों ने ये बहुत सारे चीज़ों को उठाया कि निर्माण जो है वो पहाड़ विशिष्ट परिस्थितियों के मुताबिक डिसेंट्रलाइज स्टडीज़ के बाद किया जाना चाहिए। अब है ये टूरिज़्म का सवाल धर्मशाला में भी उठ रहा है, हमारे भी उठ रहा है। अभी यार ये 4 लेन बना के तो 1 करोड़ टूरिज़्म 4 लेन से पहले ही आ रहा है ना हिमाचल में। अब 1 करोड़ से ज़्यादा टूरिस्ट लाएंगे हम, ठीक है लाओ, पर हमारे पास कैपेसिटी तो कंजेशन होगी ना। कैरिंग कैपेसिटी को थोड़ा मतलब तो देखना पड़ेगा, वही साइट स्पेसिफिक। ऐसा नहीं है कि हम कह रहे हूँ, तो इसलिए हम कह रहे हैं कि डिसेंट्रलाइज करिए टूरिज़्म को, एक सेंटर नहीं बनाइए, अलग अलग जगह गाँव में ले जाइए। और ये बड़े होटलों के निर्माण पर प्रतिबंध क्यों ना लगे, क्यों ना हम सवाल करें। अब ये सवाल करना ज़रूरी है हम आम लोगों को, क्योंकि वो परिस्थितियाँ हमारे लिए नुकसानदेह होंगी, स्थानीय लोगों के लिए। ये बड़े होटल के बजाय छोटा होटल का मॉडल, एनवायरनमेंट फ्रेंडली, जैसे हम रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म कई शब्द बात करते हैं, वो हो तो हमारा टूरिज्म भी चलेगा, बहुत से लोगों का लाइवलीहुड भी चलेगा। हम असल में चाहते क्या है, वी शुड थिंक अब कि हम हमारे सारे हिमाचल के लोग खुशहाल हों, या कि कुछ हमारे बड़ा बिजनेस हो और कुछ लोग बड़े बड़े बिजनेसमैन बन जाए। ये 2 कंसेप्ट है ना। 4 लेन भी किस लिए आ रहा है, इसलिए आ रहा है ना कि बड़ा बड़ा करना है। बड़ा बड़ा नहीं चाहिए पहाड़ के लिए, पहाड़ के लिए हमेशा छोटा छोटा चाहिए। ये पहला सवाल होना चाहिए कि पहाड़ में बड़ा नहीं छोटा मॉडल होता है विकास का। दूसरा होता है पहाड़ दोहन के लिए नहीं होता, पहाड़ संरक्षण के लिए होता है। वो क्यों कहते हैं हम, ये पूरा साउथ एशिया का जो जलवायु है, मौसम है, वो कहाँ से निर्धारित होता है, हिमालय से। हिमालय नहीं होता तो आपके तमिलनाडु तक क्या होता, उत्तरी ध्रुव की साइबेरिया की बर्फ पहुँच जाती। एवरीबडी नो दिस कि 6 ऋतुएं हमारी इस वजह से आती हैं। तो ये पूरे देश की जिम्मेदारी है आज कि हिमालय को बचाने के लिए आगे आए। बार बार ये हम कह रहे हैं कि हिमालय को बचाने के लिए हम लोग आगे आए, और ये पूरा देश हिंदुस्तान और इसके साथ लगते पूरे सब इंडिकॉन्टिनेंट के सब मुल्क, अगर हम मिल के इस हिमालय को नहीं बचाएंगे तो हम इतनी बड़ी सघन आबादी दुनिया की उस क्षेत्र को हम भुखमरी की तरफ ले जाएंगे। आज मैं तो अब मेरा ख्याल यहाँ अपनी बात ये रखता हूँ। मेरा ख्याल है उपमन्यु जी, नाउ यू कंटिन्यू द रिकमेंडेशन विच दे हैव गिवन। कह रहे हैं उसके पीछे विचार हमारा क्या है और वो क्यों ज़रूरी है। क्योंकि विकास का मतलब है बाहुल्य नहीं है। जो एफ्लुएंस का जो विकास है ना, वो ख़तरनाक विकास है। विकास का मतलब है सुख, शांति, समृद्धि, और चौथा उसमें संतोष जुड़ना चाहिए। सुख, शांति, समृद्धि और संतोष, और फिर वो विकास सबके हिस्से भी आना चाहिए। कुछ लोग, जैसे गुमान जी ने बात रखी कि कुछ बड़ा बड़ा और कुछ लोगों को बड़ी कमाई, तो वो विकास का लक्ष्य नहीं है। विकास का लक्ष्य है कि सबके लिए विकास। अब हिमालय में जो हमारे ये ख़तरे हैं उनको हमें पहचानना चाहिए, और ये चीज़ें आइडेंटिफाई हो चुकी हैं ऑलरेडी कि हिमालय एक विशेष तरह का पहाड़ है, जिसका कारण ये है कि हिमालय इन मेकिंग है। अभी तक सबसे यंग माउंटेन इसको कहा जाता है, और ये एक वाटर टावर भी इसको कहा जाता है। तो हमारे पूरे इस भूखंड का जलवायु का निर्धारण, पानी के संरक्षण के लिए हिमालय
की रक्षा ज़रूरी है, लेकिन हिमालय है कैसा वो समझना पड़ेगा। हिमालय नाजुक है, फिर इनएक्सेसिबल है, वहाँ आवागमन आसान नहीं है, इसलिए वहाँ के लोगों का जो रोज़ी रोटी के तरीके हैं वो काफ़ी मुश्किलों भरे हैं, ये हमें समझना पड़ेगा। फिर इसके बाद इसकी वजह से हम हाशिए पर हैं, हमारी ज़मीनें भी हाशिए पर रहती हैं, मार्जिनल। यहाँ की मिट्टी की जो डेप्थ है वो बड़ी मुश्किल से 1-1.5 फुट 2 फुट मिट्टी है, और मैदानों में 10 फुट 50 फुट 90 फुट तक भी मिट्टी है। अब हम उनके साथ कम्पीट नहीं कर सकते, हमें 1.5 फुट मिट्टी के अंदर उत्पादन कैसे करना है वो हमें समझना पड़ेगा। अब इसमें कुछ हमारी जो विशेषताएं हैं, जो हमारे लिए पॉजिटिव्स हैं, वो हमें एक्सप्लोर करना पड़ेंगे। तो पॉजिटिव क्या है हमारा, कि हम यहाँ विविधता बहुत है, विविधता की वजह से हमारे पास कई सारे ऑप्शंस हैं यहाँ। जैसे आप देखिए, यहाँ ट्रॉपिकल से लेकर साइबेरियन क्लाइमेट तक हमारे पास मौसम है, और जो मिट्टी यहाँ की है, पहाड़ में हम ये जो किसानी करते हैं वो इस बात को समझते हैं कि 10 खेत के बाद भी मिट्टी की किस्म बदल जाती है। अब इस वजह से यहाँ कई प्रकार के उत्पाद यहाँ हो सकते हैं, तो उस चीज़ को हमें एक्सप्लोर करना चाहिए। फिर यहाँ की खूबी ये है कि क्योंकि इतनी वैरायटी ऑफ सिचुएशन में हम लोग ज़िंदा रहते हैं, इसलिए पहाड़ी आदमी एडेप्टेबिलिटी यहाँ की एक खूबी है। जैसा हालात आए उसके अनुसार हम लोग ढल जाते हैं, क्योंकि वो पीढ़ी दर पीढ़ी हमारा जो स्थितियाँ हैं उससे ये ज्ञान प्राप्त हुआ है, उसको हमें एक्सप्लोर करना चाहिए। फिर है निश माने एक विशेष ऐसे स्थल जहाँ के लिए एक अलग उत्पाद, एक अलग तरह की गतिविधि यहाँ हो सकती है। अब जैसे देखिए आप, यहाँ ऑफ सीज़न वेजिटेबल हो सकता है, वो यहाँ की निश है। जड़ी बूटी हो सकती है, यहाँ की निश है। तो निश प्रोड्यूस को जो समझना और उसको बढ़ावा देना इसलिए ज़रूरी है कि उसमें हम किसी मेन लैंड से compete नहीं कर रहे हैं। अब धान और गेहूँ उगाएंगे तो मेन लैंड से हमें compete करना होगा, तो हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में ज़मीन आसमान का अंतर रहेगा। वो ट्रैक्टर से सामान ले जाएंगे, खेत में पहुंचा देंगे, और हम बोझे उठाकर कंधे पर उठा के उसको चलेंगे, कभी बराबर नहीं आ सकता। तो इसलिए यहाँ के जीवन को सुगम बनाने के लिए हमें इन चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ेगा। अब इस पूरी स्थिति में हम जब हमें बाहर निकलना है तो हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें 2 तरह के जो ऑल्टरनेटिव्स हैं वो देखने पड़ेंगे। एक तो है आइडियोलॉजिकल अल्टरनेटिव्स, और दूसरा है टेक्नोलॉजिकल अल्टरनेटिव्स। आइडियोलॉजिकल अल्टरनेटिव्स में तो मेन चीज़ यही आ गई कि हम डेवलपमेंट को हिमालय के संदर्भ में रीडिफ़ाइन करें, पुनः परिभाषित करें कि हिमालय के अंदर डेवलपमेंट का मतलब क्या है। वो बाहुल्य नहीं है, वो है सुख शांति समृद्धि और संतोष। और ये जो सुख शांति समृद्धि और संतोष का जो एलिमेंट इसमें जुड़ता है, तो डेवलपमेंट कैसी बनती है, वो टिकाऊ डेवलपमेंट बनती है। उसको हम बोल रहे हैं आजकल सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी जो आज है वो आगे तक भी चलेगी। अभी जो डेवलपमेंट का हमारा सिस्टम है वो ऐसा है, वो पूरी दुनिया के लिए भी ख़तरनाक है, लेकिन हिमालय में तो बहुत ही ख़तरनाक है। उसका मतलब ये है कि कुछ दिन खूब मौज मस्ती हम कर लें और अगली पीढ़ियों के लिए कुछ बचे ना बचे। तो इसलिए आइडियोलॉजिकल उसमें हम ये चीज़ लेते हैं कि इंटर जनरेशनल और इंट्रा जनरेशनल इक्विटी, एक पीढ़ी के अंदर समानता और पीढ़ी दर पीढ़ी के अंदर समानता, ये हमारा डेवलपमेंट का डेफिनेशन में आना चाहिए। और दूसरी चीज़ आती है फिर सस्टेनेबिलिटी।
वही डेवलपमेंट ठीक है जो टिकाऊ हो। तो 4 लेन सड़क से बजाय जो तीसरे दिन बह जाएगी और इतनी तबाही लाएगी, 2 लेन ही सड़क हो, टिकाऊ सड़क हो। तो ऐसी सड़क से क्या फ़ायदा जो बरसात में बंद हो जाएगी और इतने सारे लोगों को तबाह कर देगी। तो जिसको हम जीवन रेखा कहते हैं सड़क को, कि पहाड़ में जीवन रेखा है, वो जीवन रेखा तो नहीं बचेगी, वो तो मृत्यु लाने वाली हो गई। तो इसलिए हमें हर उस चीज़ को देखना पड़ेगा कि इसमें सस्टेनेबल एलिमेंट जो है वो क्या है। तो इसके लिए हम फिर टेक्नोलॉजिकल जो अल्टरनेटिव्स हैं उस पे हम आते हैं, क्योंकि तकनीक के बिना तो कुछ संभव नहीं है आज के युग में। तो जो अभी जो है इस वक्त का जो प्रोडक्शन सिस्टम है हमारा, वो वेस्ट नॉट हैव नॉट थ्योरी पे आया है कि बर्बाद मत करो तो डेवलप मत करो। माने आपको डेवलप होना है तो आपको बर्बाद करना पड़ेगा। तो बर्बाद करना पड़ेगा तो कैसे करेंगे बर्बाद? यूज़ एंड थ्रो। तो हमारी टेक्नोलॉजी आ गई यूज़ एंड थ्रो की। अब पेन मिलता है, आप इस्तेमाल करो, फेंक दो, कचरा हो गया। जितनी भी चीज़ें हैं उनको ऐसे तरीके से बनाया जाता है कि वो रिपेयर ना उसकी हो सके। नॉन रिपेयरेबल प्रोडक्ट हम बना रहे हैं, यूज़ एंड थ्रो। ये बहुत ख़तरनाक है। एक तो कचरा इससे अंबार लग रहे हैं, पैकिंग का कचरा उसके साथ आ रहा है, और एक बहुत बड़ी जो रिपेयर इंडस्ट्री है वो हमारी तबाह हो गई। तो हमें करना ये पड़ेगा कि हमें डिसेंट्रलाइज्ड प्रोडक्शन पे जाना पड़ेगा, डिसेंट्रलाइज्ड प्रोडक्शन और ड्यूरेबल प्रोडक्शन जो रिपेयरेबल हो। उससे कचरा भी कम आएगा, साधनों की ज़रूरत भी कम पड़ेगी। तो जो नेचर का दोहन है, अनावश्यक दोहन, वो कम होगा, ये चीज़। और फिर जो तीसरी इसमें चीज़ आती है वो है कि हमें इस पूरे उत्पादन प्रक्रिया और हमारा सारा जो जीवन प्रक्रिया आज की है उसके लिए एनर्जी की ज़रूरत है, और एनर्जी के लिए हम कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। हालांकि हमने रिन्यूएबल एनर्जी के नाम पर भी कई सारे जो काम किए हैं जो असल में रिन्यूएबल नहीं है। ख़ास तौर पे जो हाइड्रो पावर है, इसको हमने प्रचारित किया कि ये जो है ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली और रिन्यूएबल एनर्जी है। रिन्यूएबल तो ये है, लेकिन ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली कदापि नहीं है। इसने 2 तरह से तबाही की है। एक तो इसके निर्माण में जो तबाही होती है, और दूसरे इसका जो प्रबंधन में तबाही होती है। जब ये बड़े बांध बनने शुरू हुए थे तो हम पढ़ते थे स्कूल में कि बांधों के जो उद्देश्य, जो लक्ष्य हैं वो क्या है। उसमें बाढ़ नियंत्रण एक बड़ा लक्ष्य पढ़ाया जाता था। तो बाढ़ नियंत्रण के लिए जो बांध बनेगा उसको बरसात से पहले एक हद तक खाली रखना पड़ेगा, ताकि वो कुशन बन जाए बाढ़ के पानी के लिए। लेकिन ऐसा तो हम करते नहीं है। बांध तो पहले से भरा रहता है, बाढ़ आती है तो अचानक से पानी छोड़ते हैं। और ये जो कुल्लू मनाली मंडी वाली तबाही हुई है उसमें एक बहुत बड़ा हाथ रहा है। दूसरा ये है कि इसमें जो बांधों में जो ऑर्गेनिक मैटर आता है, वो ऑर्गेनिक मैटर सड़ता है उसके अंदर, और वो बिना ऑक्सीजन के सड़ता है क्योंकि ऊपर से पानी से ढका हुआ है। तो बिना ऑक्सीजन से जो सड़ेगा उसको हम बोलते हैं एनएरोबिक डिकम्पोजिशन। तो बिना ऑक्सीजन से जब ये कचरा सड़ता है तो उससे मीथेन पैदा होती है, और मीथेन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड से 6 गुना ज़्यादा ये जलवायु परिवर्तन करने वाली है, ग्लोबल वार्मिंग करने वाली है, 6 गुना ज़्यादा। तो ये हमारे जितने बांध हैं वो मीथेन पैदा कर रहे हैं, और यहाँ हिमालय में जो एरेटिक रेन्स के पीछे वो भी एक कारण है। तो ये सब चीज़ें हमें देखनी पड़ेंगी। दूसरा फिर ये है कि अब हमें रोज़गार खड़ा करना है। जो भी सरकार उल्टा पुल्टा करती है वो रोज़गार वृद्धि के नाम पर करती है, और हम इसको निगल लेते हैं उस कड़वी दवाई को कि यार रोज़गार निकल जाएगा तो बच्चों को रोटी मिल जाएगी। वो ठीक है, लेकिन वो रोटी टिकाऊ होनी चाहिए और एनवायरनमेंट फ्रेंडली सिस्टम से होनी चाहिए।
तो अभी इस वक्त का जो बज़ वर्ड है वो है टूरिज़्म। टूरिज़्म ठीक है, लेकिन टूरिज़्म एक सीमा के आगे ख़तरनाक होता जा रहा है, इस चीज़ को समझना पड़ेगा। तो हमें एक तो टूरिज़्म को भी डिसेंट्रलाइज करना पड़ेगा, तो उसमें रूरल टूरिज़्म और दूसरे इकोलॉजिकल टूरिज़्म के ऐसे सिस्टम्स जो एक सीमा के अंदर और एक नियंत्रण के अंदर हम चला सकें। पर इसके अलावा भी बहुत कुछ है। आज की डेट में आईटी सेक्टर में इतना ज़्यादा रोज़गार पैदा करने की क्षमता है, और हिमाचल जैसा जो एक साफ जलवायु वाला क्षेत्र है वो उसके लिए बहुत ज़्यादा उपयुक्त है, चाहे उसका हार्डवेयर हो या सॉफ्टवेयर हो, दोनों तरह से। चीज़ों पे सोचने की आवश्यकता है। पहला तो ये है कि हिमाचल प्रदेश सरकार का जब ये सरकार बनी तो उसके बाद का एक बयान आया कि हम हिमाचल प्रदेश में टूरिज़्म के सेक्टर में कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना चाहते हैं, और उस डेवलपमेंट में हम हिमाचल प्रदेश में कम से कम 5 करोड़ टूरिस्ट को अट्रैक्ट करना चाहते हैं। हम 1 करोड़ अभी ला पा रहे हैं, और उसमें जितना हमारे यहाँ पे किसी भी शहर को देख लो, किसी भी टाउन को देख लो, रूरल एरिया में देख लो, जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का पेस है, जो स्पीड है, खासकर 2020, 21, 22 में जो स्पीड उसका आया है, उसको अगर आप देखेंगे तो हमें समझ में आएगा कि हमारे और बहुत से रिसोर्सेज जो वो खतरे में आ जाएंगे। 5 करोड़ लोग, 5 करोड़ टूरिस्ट आप अट्रैक्ट करेंगे तो इतना पानी है हमारे पास कि हम उनको वो सुविधा दे पाएंगे? क्या हमारे पास उतनी स्टेबल लैंड है कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास डेवलप हो पाएगा? क्या हमारे पास इतने लोगों को कैटर और उनका जो बेस्ड है उसको मैनेजमेंट करने के तरीके हैं? जो अभी तक हमारे पास बेस्ड है उसमें हमारे बहुत बुरे हाल हैं। और ये इतना बड़ा टूरिज़्म सेक्टर डेवलप कैसे करेंगे? मेगा टूरिज़्म से। तो क्या हमारे पास वो जो लैंड है, जिस लैंड का जो यूटिलाइजेशन होने वाला है मेगा टूरिज़्म के लिए, क्या वो स्टेबल लैंड है? उस लैंड की बात हो रही है। और वो मेगा टूरिज़्म किसके लिए डेवलप हो रहा है? क्या वो हिमाचल के लोगों के लिए डेवलप हो रहा है? क्या हिमाचली उसमें बेनिफिटेड हैं, या उसमें दूसरे बड़े जो प्लेयर हैं उनको लाने का, उनको यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने के नाम पे उनको ज़मीनें देने का काम होने वाला है? पिछली सरकार ने भी हेल्थ रिजॉर्ट के नाम से बहुत प्रचार किया कि हम हेल्थ रिजॉर्ट खोलेंगे, हम स्की विलेज भी ऐसे ही था, लीज पे हम ज़मीनें देंगे। स्की विलेज का पूरा मामला है जिसमें पूरे के पूरे पहाड़ को ही दिया जा रहा था, सरकार जो है वो दे रही थी। तो हम टूरिज़्म क्या करना चाहते हैं? एक तो मामला ये है, हमारा ये मानना है कि टूरिज़्म होना चाहिए हिमाचल के लोगों के लिए। हिमाचल के लोग उसमें उसका बेनिफिट लें, और टूरिज़्म होना चाहिए छोटा टूरिज़्म, बड़ा टूरिज़्म नहीं। आप पंचायत, लोकल सेल्फ जो गवर्नमेंट है उसके पास एक प्रावधान है कि वो अपने टूरिज़्म को खुद डेवलप कर सकती है। हम सरकार को चाहिए कि उस पंचायतों को वो इक्विप करें इंफॉर्मेशन में, स्किल्स में, टेक्नोलॉजी में, और जो बाकी संसाधन है उसमें, और पंचायतों के थ्रू ये टूरिज़्म कैसे आगे बढ़ेगा, कम्युनिटी के पार्टिसिपेशन से कैसे टूरिज़्म आगे बढ़ेगा, उसके ऊपर बात की जाए। और इसको, ये जो कम्युनिटी बेस्ड टूरिज़्म है और इको टूरिज़्म के नाम से जो धंधा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कर रहा है बेसिकली, वो कहीं इको टूरिज़्म नहीं है, वो पूरा का पूरा डिस्ट्रक्टिव टूरिज़्म है। इको टूरिज़्म कुछ नहीं है। आप पीपल ऑन्ड पीपल गवर्न टूरिज़्म, POPGT, पीपल ऑन्ड पीपल गवर्न टूरिज़्म के ऊपर बात कीजिए। लोगों का टूरिज़्म हो, लोगों द्वारा गवर्न हो, और लोग उसको करें, उसका पॉलिसी फ्रेमवर्क हो। हमारा जो आज तक टूरिज़्म डिपार्टमेंट है उसका कोई कॉन्क्रीट पॉलिसी फ्रेमवर्क ही नहीं है। उसका प्लान क्या होता है? 2020 विज़न 2030। विज़न क्या है? कोई विज़न नहीं है, तालमेल कोई नहीं है। तो एक तो ये जो 5 करोड़ अट्रैक्ट करना है, ये सपने ही गलत है। इस सपने से थोड़ा बचें कि हमने करना क्या है। दूसरा मामला है इसमें जो उपमन्यु जी ने भी उठाया कि हमारे यहाँ पे सरकार ने भी एक वायदा किया है कि 5 लाख रोजगार जो हैं वो हर साल खड़ा करेंगे। वो 5 लाख रोजगार खड़े कहाँ होंगे? हमारे पास जो इंडस्ट्री है अभी तक, जो नालागढ़ में है, बद्दी बरोटीवाला में जो इंडस्ट्री है, उसके हाल हम देख ही रहे हैं। हमारे पास जो ऑप्शन है क्लीन इंडस्ट्री का, वो IT का सेक्टर है। आज की डेट में एक IT का सेक्टर है, हॉस्पिटैलिटी का सेक्टर है, जिसमें क्लीन एनर्जी की बात हो सकती है, जिसमें बाकी चीज़ों की बात हो सकती है। उस सेक्टर को डेवलप करने को बहुत सरकार को प्रयास करने चाहिए, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इसमें सपोर्ट करना चाहिए। इस पूरी इंडस्ट्री को सेटअप करने से लेके, इस पूरी इंडस्ट्री के इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके, इसके
पूरे प्रावधानों को लेकर जो फॉरेस्ट जो लैंड है उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, इसमें स्टेट गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहिए कि ये पूरी इंडस्ट्री यहाँ पे डेवलप हो, आईटी सेक्टर पूरा डेवलप हो, और यहाँ पे सिर्फ हिमाचल के लोगों को रोज़गार नहीं, पूरी दुनिया भर के लोगों को यहाँ पे रोज़गार की संभावनाएं जो हैं उसमें बनती हैं। और आज की डेट में ये इतना बड़ा इंडस्ट्री है, इतना बड़ा है कि कई लाख करोड़ का इंडस्ट्री यहाँ पे हिमाचल में ये डेवलप हो सकता है और बिना कोई एनवायरमेंटल क्योस किए हुए। तो इस इंडस्ट्री को बढ़ाने की आवश्यकता है। उसके साथ साथ है कि जो गुमान जी ने भी बोला कि लैंड के बदले लैंड देने की बात है, लेकिन जब हम गांव में, अब हम घूम रहे थे गांव में, हम लोगों से बात कर रहे थे कि हुआ क्या है, अफेक्टेड जो लोग हैं डिजास्टर्स में, उसका गणना करने का तरीका भी बदलना पड़ेगा। अफेक्टेड लोगों की गणना में सिर्फ पशु कितने हुए, घर कितने बहे, कितने लोगों का ज़मीन चला गया, उतना नहीं है। अफेक्टेड लोगों की परिभाषा में और लोग भी आते हैं। मेरा एक छोटा सा टूरिज़्म का यूनिट है वहाँ पे, मेरा मतलब हमारा जो लोग हैं वहाँ पे टूरिज़्म का यूनिट है। पिछले 2 महीने से क्योंकि सड़क है नहीं, वो टूरिज़्म पूरा ठप पड़ा है। बैंक तो उसका किस्त नहीं माफ़ कर रहा है, बैंक तो उसके सर पे बैठा है आके। तो स्टेट गवर्नमेंट उसके लिए क्या कर रही है, छोटे से यूनिट के लिए जो सेल्फ एम्प्लॉय, जो एम्प्लॉयमेंट के नाम से जिसने लोन लेके रखा है। कोरोना काल में हमारी जो पूरी इंडस्ट्री है, टूरिज़्म की जो पूरी इंडस्ट्री है, वो इतने बुरे दौर से गुजरी। आप ही बाकी तो छोड़ दो, यहाँ एमसी के एरिया में जाओ और सिर्फ वाटर बिल जो पिछले 4 साल से होटल वाले नहीं दे पाए, उनका आंकड़ा लीजिए आप। सिर्फ उसका आंकड़ा लीजिए, आप पाएंगे कि बहुत सारे होटल अपने पानी का बिल तक नहीं दे पाए हैं। 50,000, 60,000, 1 लाख, 1.5 लाख रुपए उनका पानी का बिल है कोरोना काल में, क्योंकि वो इंडस्ट्री उभर के आ ही नहीं पाई है जो पहले रेगुलर दे रहे थे। सरकार ने उसमें कोई छूट नहीं दी। अब नई उनके साथ दुविधा खड़ी हो गई। एन सीजन के मौके पे वो जो पूरी इंडस्ट्री है, वो पूरी इंडस्ट्री तबाह हुई। तो उस इंडस्ट्री को सब जो अफेक्टेड है, वो उसको अफेक्टेड आप इंडस्ट्री मानते ही नहीं है। उस इंडस्ट्री के लिए कोई पैकेज की बात नहीं कर रहे हैं। तो उसको कैसे आपने, उस इंडस्ट्री को कैसे उभारना है, सरकार को उसमें स्पेशल सपोर्ट सिस्टम कैसे खड़ा करना है। एनडीआरएफ में भी इस इंडस्ट्री को, इस तरह के जो बिजनेस हाउस हैं जिनके लॉस हो रहे हैं, उसको कवर करने की बात है। तीसरी बात है, मेरा छोटा सा हमारा जो फार्मर है, 2 बीघे वाला, 1 बीघे वाला सेब की खेती कर रहा है, अपनी सब्जियों की खेती कर रहा है, उसका टाइम तो बहुत कम है ना उसको सप्लाई करने का। उसके अगर गोभी खेत में पैदा हो गई तो वो 7 दिन वेट नहीं कर सकता, उसको उसी दिन जाना है उस गोभी को। बहुत सारे हमारे फार्मर्स की जो सब्जियां हैं वो नहीं जा पाई मार्केट में। क्या वो अफेक्टेड फैमिली में उसको सम्मिलित किया गया? उसका जो लॉस है पूरे साल का हुआ, उसकी जीविका पूरे खतरे में आ गई है। आज पूरे साल वो क्या खाएगा उसको नहीं पता है। हमारा जो छोटा सेब वाला था, सब्जी वाला था, जो छोटा दूसरे व्यापारी थे, वो सारे के सारे आज लॉस में चले गए हैं। तो उनके लिए क्या प्रोविज़न है सरकार की? ये अफेक्टेड फैमिलीज़ की लिस्ट में इन लोगों को लाने की आवश्यकता है, इनको सपोर्ट करने की आवश्यकता है। इसके साथ साथ अब बहुत सारे लोग, हज़ारों हजार फैमिली जो हैं, वो यहाँ पे अपना खेत जो है वो डिस्ट्रॉय हो गया। हिमाचल प्रदेश में पहले ही लैंड होल्डिंग बहुत कम है। 85% जो हमारे फार्मर्स हैं वो तो 2 बीघे से कम ज़मीन पे गुजारा करने वाले लोग हैं। अब उनकी लैंड चली गई है, उनके लिए लाइवलीहुड ऑप्शन क्या है? तो लाइवलीहुड ऑप्शन जो वन अधिकार कानून 2006, जिसमें स्पेशल प्रावधान है 2006 में कि कंजर्वेशन मैनेजमेंट का जो पूरा अधिकार है वो कम्युनिटी को हो, और कम्युनिटी उसमें अपने लाइवलीहुड के ऑप्शंस तलाशे, और जो ऑलरेडी जंगल के अंदर प्रोड्यूस हो रहा है उनको वो अच्छे से प्रबंधन करे। जड़ी बूटी है, फल है, ये है, उनके प्रबंधन के बारे में जाए। क्यों नहीं ऐसे जंगल पैदा हो सकते जिस जंगल में फ्रूट हो, जिस जंगल में आयुर्वेदा का बाग हो, जिसमें आप टूरिज़्म को भी अट्रैक्ट कीजिए उसमें कि आपको हम जड़ी बूटियों के ट्रैक में लेके जाएंगे, आपको हम ऐसे जंगल में लेके जाएंगे जहां आप ब्रेकफास्ट आपको घर में करने की ज़रूरत नहीं है, होटल में करने की ज़रूरत नहीं है, आप जाइए। और हम इतना फ्रूट हमारा है क्लाइंबर के रूप में, क्लाइंबर्स में फ्रूट है हमारा, पौधे में फ्रूट है, या बाकी चीज़ों में इतना फ्रूट हमारे कम्युनिटी ने पैदा किया है कि आप जाइए, जितना आप खा सकते हैं आप खाइए, तोड़ के नहीं लाना है आपने, आप अपना ब्रेकफास्ट कीजिए वहाँ पे। तो क्यों नहीं हम इस तरह के टूरिज़्म के बारे में बात कर रहे हैं? हम क्यों ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग के बड़े बड़े टूरिज़्म, उस तरह के टूरिज़्म के बारे में सोचते हैं? हम क्यों नहीं, हमारे पालमपुर में इंदिरा गांधी नेशनल फॉडर रिसर्च इंस्टीट्यूट है, और हमारे यहाँ पे हिमाचल में तूड़ी कहाँ से आ रही है? हमारे हिमाचल में तूड़ी आ रही है पंजाब से। घास हम पैदा नहीं कर रहे हैं। हमारा भेड़ बकरी का इकोनॉमी लगभग 4,000 करोड़ का इकोनॉमी है,
उस इकोनॉमी के बारे में हम बात नहीं कर। तो ये सारे अफेक्टेड जो लोग हैं या इस तरह की जो इकोनॉमी है, इसके ऊपर जो रोजगार हैं उनके बारे में बात करने की आवश्यकता है, उसके बारे में सोचने की आवश्यकता है। सरकार को उसमें प्रभावी कदम उठाने की आवश्यकता है। कानून हैं, नीतियां हैं, सब चीज़ें हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है, प्रावधान हैं, लेकिन इच्छा शक्ति आपको सरकारों को उसमें लानी पड़ेगी। और जो ब्यूरोक्रेट हैं, खासकर जो वन अधिकार कानून के खिलाफ ब्यूरोक्रेट, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो लगातार बोल रहा है, मेरा एक सीधा उनके लिए वो है कि वन जो हैं वो किसी विभाग ने नहीं बचाए हैं, वन हमेशा लोगों ने बचाए हैं। क्योंकि अगर विभाग ने ही सिर्फ जंगल बचाए हैं तो 1860 तक तो विभाग नहीं था, तो क्या उससे पहले जंगल नहीं थे? और 1860 में जब विभाग बना तो काटने के लिए बना था, वो जंगलों को लगाने के लिए नहीं बना था, वो व्यापार के लिए बना। ये तो 1980 का कानून लोगों के दबाव में आया कि इन विभागों ने हमारे जंगलों का सत्यानाश कर दिया, रोको इनको, तब रुके वो। तो ये जो दृष्टिकोण है कि लोग पूरा बर्बाद कर देते हैं, लोग चोरी करते हैं, इस दृष्टि 7 साल पहले आया था और इसमें मुख्यतः पहले तो धर्मशाला को सिलेक्ट किया था और उसके बाद शिमला भी आ गया। तो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट जो है उसका तो मुख्य उद्देश्य किसी भी प्रोजेक्ट का, जैसे काफ़ी विस्तार से बताया गया कि हर चीज़ की जो पार्टिसिपेशन है वो एनवायरमेंटल फ्रेंडली होनी चाहिए, विकास जो है वो लोगों के हित में होना चाहिए। तो स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट जब यहाँ पे चर्चा हुई थी, शुरू हुआ था, ये लॉन्च हुआ था, ये केंद्र सरकार द्वारा ये जब ये प्रोजेक्ट यहाँ आया तो उस वक्त जो ओरिएंटेशन थी स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट की, वो उसमें तो हर किसी को इन्वॉल्व किया, उसमें NGOs को भी इन्वॉल्व किया और पत्रकार बंधु लोग भी थे, और जहाँ तक संभव हुआ उन्होंने किया ये कि हर वार्ड लेवल तक ये हुआ। और जो उसके बाद जो एक जो प्रोजेक्ट प्लान बना, उसकी सबमिशन के बाद जो केंद्र सरकार से जो इतना ज़्यादा धन हमें मिला 2000 करोड़ रुपए के आसपास, और ये स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट जो था, अब तो अगर आपके सामने है, पत्रकारों ने हर तीसरे दिन आप लोग स्मार्ट सिटी की खामियों के बारे में, खूबियों के बारे में, मैंने कभी कोई आपके द्वारा कोई ऐसी चर्चा या कोई लिखते हुए देखा नहीं। ज़्यादातर यही देखा गया कि स्मार्ट सिटी में ये कंपोनेंट में ये प्रॉब्लम है, ये कंपोनेंट में वो प्रॉब्लम। तो आपके सामने सब कुछ है। विकास के नाम पर ये जो 2000 करोड़ रुपया यहाँ पे आया था, धर्मशाला को स्मार्ट बनाना था, धर्मशाला को स्मार्ट नहीं, इसको डर्टी सिटी बना के रख दिया। अभी मॉनसून में आपने देख लिया जिस तरीके से ये स्मार्ट रोड बनना था, ये 3 किलोमीटर का 2 किलोमीटर का ये रोड था, इसकी जो डेवलपमेंट होनी थी वो अभी तक वैसे ही पड़ी है। इसमें जो ठेकेदारों को जिनको काम दिया गया था उनको डिफॉल्टर डिक्लेयर कर दिया, और वो लोग जो है ये पूरे स्मार्ट डेवलपमेंट में अपने आप में ही बाधा बन गई। अब इसमें कुछ और एजेंसीज इन्वॉल्व हैं, उसमें हम नहीं जाएंगे, मगर स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट में मुख्य उद्देश्य था कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, जो आम जो जनमानस था, यहाँ के कर्मचारी थे, आप लोग थे, उनको आने जाने में और उनके जो कार्यशैली है या उनका जो लाइफस्टाइल है उसको इम्प्रूव करना। तो हर बरसात में आपको स्मार्ट सिटी की जो विकास है उसकी आपको पोल खुलती नज़र आती, पानी भरा होता है। जो पहले जिस तरीके से जो पुरानी डेवलपमेंट थी उसमें नालियाँ थी, और जितना ये हाई रेनफॉल एरिया है यहाँ पे नालियाँ जो है इसमें तो बंद कर दी गई। तो इस तरीके से 2000 करोड़ रुपया जो है उसमें सरकार ने 7 साल पहले दिया, और इसमें सिर्फ जो हमारा नॉलेज है उसमें 500 करोड़ रुपया अभी तक खर्चा हुआ है 7 साल में। बाकी जो पैसा है उसमें आप इमेजिन कर सकते हैं कि जो एजेंसीज, सरकारी एजेंसीज जो इन्वॉल्व थी वो 1500 करोड़ रुपया जो भी है उसका प्लान तक नहीं डेवलप कर पाए। तो ये स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट जो हम शहरों में, जहाँ पे ऑफिसर्स का और पॉलिटिशियंस का, हर लेवल का पॉलिटिशियन और हर लेवल का ऑफिसर यहाँ आता है, तो एवरीथिंग इज बीइंग इग्नोर्ड। तो इस तरीके का विकास तो आप लोग शहरों में देख रहे हैं। तो मुझे स्मार्ट सिटी के बारे में यही बात करनी थी कि इसमें शायद कमियां रही होगी
कि हम लोगों की जो पीपल्स पार्टिसिपेशन या तो रही नहीं है, या फिर अवेयरनेस जो सेंसिटाइजेशन जो लोगों की होनी थी वो नहीं हुई।